तो हेलो वेलकम व्हाट्सअप। तो कैसे हो यार। कल वाली वीडियो में हमने देखा है सारी के सारी लाइंस को कहाँ कहाँ से एसर्शन रीजन बनेंगे, कहाँ कहाँ से स्टेटमेंट बनेंगे, सब कुछ बहुत 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 अच्छे तरीके से हमने खत्म किया है। आज का हमारा टारगेट है कि जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है इस पे अपन लोग काम करेंगे और साथ में आज इस चैप्टर को हम एंड करेंगे। इसके बाद जो कल होगा आपको मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी पड़ा है एनसीईआरटी का फिल इन द ब्लैंक्स, उसकी सारी इंपॉर्टेंट लाइंस जहां पे आप गलती कर सकते हैं, जहां पे स्टेटमेंट बन सकता है, जहां पे असम्पशन रीजन बन सकता है, उसका आपको पीडीएफ दे दिया गया है। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे और टारगेट करेंगे कि 15 दिन के अंदर सारी की सारी ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अपन लोग खत्म कर दें। तो आ जाते हैं भैया केमिकल रिएक्शन पे। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होता है हेलो एल्केन का, याद रखना हेलो एल्केन का, इसे अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन रिएक्शन और साथ में रिएक्शन विथ मेटल्स। तो आ जाओ भैया, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें क्या सिस्टम भैया, इसमें तुम्हारा एक सिस्टम आ जाएगा NH1 और SN2, SN1 आ जाएगा और SN2 आ जाएगा। तो SN1 और SN2 तुम्हें पढ़ के आने के लिए बोला गया था, तो वो तुम पढ़ के आए होगे। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अपन को बदलनी है, थोड़ा सा यहाँ पे बस ध्यान देंगे। इस टेबल में क्या याद करने की ज़रूरत है कि जब रीजेंट क्या है और साथ में न्यूक्लियोफाइल क्या है और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है ना, और मेन प्रोडक्ट क्या होगा उसकी क्लास की बात की गई है, वो तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है भैया, ठीक। तो यार यहाँ पे तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा मेन कौन कौन है, सबसे ज़्यादा मेन है तुम्हारा KCN, AgCN, KNO2 और AgNO2। ये तो तुम्हें पता है, इसकी बात हम आगे भी जाके करेंगे। तो अभी फिलहाल इसको छोड़ दो। अभी जरूरी चीज़ क्या है जहाँ पे अपन लोग ध्यान नहीं देते हैं, सबसे पहले यार देखो यहाँ पे H2O लिखा है, पूरा का पूरा H2O मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। जबकि जो अगला वाला यहाँ पे NaOR लिखा है, रोना लिखा है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कौन काम कर रहा है, OR कर रहा है। तो अभी फिलहाल एक बार हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन सा चीज़ है, कौन कौन सा कंपाउंड है जो डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो H2O हो गया भैया, तुम्हारा NH3 हो गया, पूरा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। साथ में चाहे सेकेंडरी एमीन बोल दो चाहे प्राइमरी एमीन बोल दो, पूरा का पूरा कंपाउंड ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो फिलहाल ये तुम्हारा H2O है और अमोनिया का सारा डेरिवेटिव है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। आ जाओ भैया, आ जाओ। अब यार जो पहला असर्शन रीजन बनेगा, जो कि एम्स का आया क्वेश्चन भी है और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो आओ देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे बोला है भैया हेलो एल्केन जो है रिएक्ट कर रहा है KCN से, तो बना रहा है एल्किल साइनाइड। ठीक है यार, बना दो, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन जब AgCN से रिएक्ट कर रहा है तो आइसोसाइनाइड मेन प्रोडक्ट की तरह बनता है अपन का, ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा तुम्हारा और यहीं से तुम्हारा एसर्शन रीजन भी बन जाएगा, यही तुम्हारा AR भी बन जाएगा। ये क्वेश्चन जो है एसर्शन बन जाएगा और जो इसका वो है एक्सप्लेन वो बन जाएगा रीजन। आ जाओ। तो भैया लिखा है KCN इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक। KCN जो है भैया आयनिक है और ये साइनाइड आयन को प्रोवाइड करता है सॉल्यूशन में। पहली लाइन पहला रीजन हो गया। ओके, although both the carbon and nitrogen atom are in position to donate electron pair। यहाँ पे तुम्हारा कार्बन एटम जो है और नाइट्रोजन एटम है, दोनों तुम्हारा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन द अटैक टेक्स प्लेस मेनली थ्रू कार्बन एटम एंड नॉट थ्रू नाइट्रोजन एटम। इसीलिए भैया क्या होता है, सिंस कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ओके, ये तो एक्सप्लेन हो गया किसका, ये एक्सप्लेन हो गया भैया कि जब KCN से रिएक्ट करते हैं तो साइनाइड क्यों बनता है। जो अपन का दूसरा वाला हो गया, ये रीजन वाला हो गया, जो AgCN वाला वो क्या कह रहा है, हाउएवर AgCN इज मेनली कोवैलेंट। भैया AgCN जो है कोवैलेंट है, यहाँ पे नाइट्रोजन फ्री हो जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, इसीलिए आइसोसाइनाइड मेन प्रोडक्ट की तरह बन जाता है। तो अगर एसर्शन सिर्फ इतना आता है भैया कि जो तुम्हारा हेलो एल्केन है, कौन है, जो तुम्हारा हेलो एल्केन है, जब ये KCN से रिएक्ट करता है तो आपका RCN बनता है एल्किल साइनाइड। अगर ये तुम्हारा एसर्शन है तो इसका मेन रीजन होगा एक्सप्लेन करने का कि जो KCN है ये आयनिक कंपाउंड की तरह काम करता है।
आयनिक कंपाउंड की तरह काम करता है, तो ये भी इसका सही रीजन और सही एक्सप्लेन हो जाएगा। और एक लाइन और बढ़ा देगा तब तो भैया पक्का, फिर तो कोई टाल ही नहीं सकता। ओके, ऐसे ही यहाँ से अपन लोगों ने एम्स में भी ऑलरेडी यहाँ से सेशन देना चुका है, जी 2021 में सेशन देना चुका है, तो हो सकता है भैया नीट 25 में आ जाए या तुम्हारे नीट में आ जाए। अब वो तो देख लो क्या होता है। अगला भैया, अगला अगला सेम केस होता है NO2 वाले में। NO2 वाले में जब NO2 सिलेक्ट करता है तो दो होता है, एक भैया तुम्हारा क्या नाम है, ONO से रिएक्ट कर दे, ONO बन जाए, या फिर तुम्हारा क्या बन जाए, NO2 बन जाए। तो और देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है, कहाँ से लिखा है। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा है कार्बन एटम रिजल्टिंग इन एल्किल साइनाइड। ये तो मान लो ऊपर वाले की बात हो गई जो अपन लोगों ने अभी एक्सप्लेन किया। लिहाज से देखो, सिमिलरली नाइट्राइल इज आल्सो रिप्रेजेंट एन एम्बिडेंटेड लिगेंड। ऊपर वाला भी एम्बिडेंटेड लिगेंड था, ये भी एम्बिडेंटेड लिगेंड है भैया। ओके, ऐसे ही तुम्हारा जो नाइट्राइट आयन है वो भी ऐसे करता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है, टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ लिंकेज, यहाँ पे दो लिंकेज के दो पॉइंट हो सकते हैं, एक ONO वाला लिंकेज हो जाए, एक ONO वाला लिंकेज हो जाए, और एक सीधा भैया NO2 वाला लिंकेज हो जाए, NO2 वाला लिंकेज हो जाए। ओके 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 ओके। अब देखो यहाँ पे बन रहा है नाइट्रोइल्केन। ओके, अब अभी देखो ये SN2 का मैकेनिज्म है, SN2 का मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म तो अपन को पढ़ना नहीं है फिलहाल। तुमने जहाँ से पढ़ा होगा वहाँ पे तुम्हें इसके बारे में सारी की सारी बातें बता दी गई होगी। तो अभी यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आता है SN1 SN2 के। तो आ जाते हैं डायरेक्ट, आ जाते हैं आगे से जहाँ से केमिकल प्रॉपर्टी शुरू होती है। उसके पहले एग्जाम्पल 6.5 से एसर्शन इंजन बना था, और एग्जाम्पल 6.6 पे अपन लोग देख लेते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्या कह रहा है भैया, कह रहा है इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के अंडर मतलब में सबसे पहले कौन जाएगा। तो यार पता है ना तुम्हें कि SN2 में अपन लोग स्टेरिक हिड्रेंस देखते हैं, सबसे ज़्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। तो यार अच्छा तुम यहाँ जुड़े हो, तो तुम तो हो गए प्राइमरी। अच्छा यार तुम यहाँ पे जुड़े हो, तुम सेकेंडरी हो गए। तो नॉर्मल सी बात है यार कि प्राइमरी वाला जो है ये जल्दी मतलब जल्दी SN2 दे देगा, SN2 फास्टर हो जाएगा। सेकेंडरी वाले में आ जाओ, सेकेंडरी वाले में अच्छा यार यहाँ पे तो भैया यहाँ पे ये भी प्राइमरी जुड़ा है, यहाँ पे ये भी प्राइमरी जुड़ा है। अब बताओ कौन देगा। अब भैया यहाँ पे लिविंग ग्रुप काम करेगा, कौन जल्दी से बॉन्ड टूट जाएगा। अच्छा तुम्हें पता है, अच्छा भैया तुम आंटी के पास रहते हो, मतलब बहुत दूर रहते हो, तुम्हारी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है। याद करो वो टेबल वहाँ पे बोला था बॉन्ड एंथैल्पी वाला केस, और क्लोरीन तुम्हारी तो बॉन्ड एंथैल्पी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो तुम देर में टूटोगे। अब जो जल्दी टूटेगा वो रिएक्शन जल्दी दे देगा, वो रिएक्शन जल्दी दे देगा। तो ये वाला कंपाउंड जो है जल्दी से क्या लिखा है, एज आयोडाइड इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज इट विल रिलीज एज फास्टर रेट इन प्रेजेंस ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। तो भैया ये तेजी से रिएक्शन कर देगा। अब हो सकता है इस वाले को असर्शन बना देगा, तो रीजन ये भी बन जाएगा। तो देखो असर्शन रीजन को लेकर जो तुम इतना ज़्यादा डरते हो, इतना डरने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन तो वहीं से बन रहा है ना जहाँ से तुम परेशान हो जा रहे हो। आगे आ जाओ भैया आगे। ठीक है भैया आगे बढ़ जाते हैं, समझ आ गया। अगला प्रेडिक्ट करना है भैया SN1 रिएक्शन कौन है, मतलब कौन जल्दी देगा, और SN2 रिएक्शन कौन जल्दी देगा। ओके ओके ओके। और इसमें क्या करना है कि आइसोब्रोमोब्यूटेन मतलब ब्रोमोब्यूटेन के 4 आइसोमर भी बनाने हैं। ठीक है, तो जब भी तुम्हारे पास ऐसे वाला क्वेश्चन आ जाए, ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ये वाला क्वेश्चन आ जाए, किसमें तुम्हें ऑर्डर बताना है। क्या बताना है, ऑर्डर। तो सबसे पहले तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, जो सॉल्यूशन में दिया है ये वाला नहीं बनाओगे, सॉल्यूशन वाला नहीं बनाओगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है भैया, C6H5H2Br, तो एक बेंजीन बनाया अपन ने, अब लिख दिया CH2Br, एक हो गया। दूसरा अब यहाँ पे Br एक है, और तुम्हारे यहाँ पे बेंजीन रिंग 2 है, तभी फिलहाल इसे बेंजीन समझ लो, क्योंकि ऐसे करके इजीली जल्दी यही बन रहा है। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे CH जुड़ा, और CH से जुड़ गया Br। जो अगला वाला है, यहाँ पे तुम्हारा एक बेंजीन रिंग है, उसके बाद CH है, और दूसरा CH3 है, और तीसरा Br। चौथा आपके पास 2 बेंजीन रिंग है, और एक तुम्हारा CH3 वाला है, और यहाँ पे डायरेक्ट क्या जुड़ गया, Br। तो नॉर्मल सी बात है, तुम्हें दिख रहा है यार कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये SN2 में सबसे पीछे होगा। तो देखो यार, अच्छा ये पहले वाले क्वेश्चन का जवाब है।
तो ये SN2 में सबसे पीछे चला जाएगा। तो देखो ये SN2 में सबसे ज़्यादा स्टिक हिंड्रेंस है तो सबसे पीछे चला गया, सबसे पीछे चला गया। यहाँ पे स्टिक हिंड्रेंस सबसे कम है तो ये सबसे आगे आ गया। सेम इसका उल्टा हो जाएगा भैया, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो इसका SN1 फास्टर हो जाएगा और इसका SN2 स्लोअर हो जाएगा। तो जब एग्जाम्पल से करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके 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 ओके, ठीक है। अब अपन लोग आ जाते हैं मेन कंडीशन पे, मेन पोजीशन पे, जहाँ से मेनली सवाल आता है। ये SN1 SN2 तुम करोगे तो तुम्हें ऑर्डर से सवाल आया तो तुम देख ही लोगे कहाँ से ऑर्डर सवाल आया है। ओके ओके ओके। अब यार यहाँ पे जो दूसरा रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन वो है हमारा इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन, तो इलिमिनेशन रिएक्शन में अपन लोग यहाँ पे मेनली बीटा एलिमिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बीटा एलिमिनेशन। तो सबसे पहले देखो बीटा एलिमिनेशन होता क्या भैया, जिस कार्बन कंपाउंड से हेलोजन ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन कंपाउंड से हेलोजन ग्रुप जुड़ा है उसे अपन लोग क्या कहेंगे? अल्फा। तो अल्फा के बगल वाला बीटा और बीटा के बगल वाला गामा, बीटा के बगल वाला गामा। तो क्या कह रहा है भैया, और देखो when a haloalkane with beta hydrogen atom is heated with alcoholic solution या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो मतलब एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH से जब रिएक्शन हो रही है तो हो क्या जा रहा है भैया, देयर इज इलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। देख लेना बीटा कार्बन से और जो हेलोजन है अल्फा कार्बन से उड़ जा रहा है। तो मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म देखो, अल्फा से लिया अपन ने हेलोजन और बीटा से लिया अपन ने हाइड्रोजन, बीटा से अपने हाइड्रोजन, तो अब उड़ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, डबल बॉन्ड लग गया। इसे कहते हैं भैया बीटा हाइड्रोजन निकल गया, इसीलिए कह रहे हैं। और इससे एल्कीन बन रहा है और इसे क्या कह देंगे? बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन आ जाओ भैया। अब यार यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो बन जाएगा स्टेबल, एक तो बन जाएगा स्टेबल और एक बनेगा मतलब वो भी स्टेबल रहेगा लेकिन थोड़ा सा कम स्टेबल रहेगा। अच्छा मुझे तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी लगती है लेकिन उसकी वाली बॉन्डिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो जो उसकी वाली बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी उससे अपन लोग बोलेंगे जेट-सेव, जेट-सेव, जेट-सेव एल्कीन। तो आ जाओ यहाँ पढ़ लेते हैं NCERT की लाइन में क्या लिखा है। तो लाइन में लिखा है इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन। जब एक ही बन रही है तो कोई बात नहीं, जब एक से ज़्यादा बन रही है तो द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन एटम, जब एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम आपको मिल रहा है, यूजुअली वन एल्कीन इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट और दूसरी वाली क्या हो जाएगी? माइनर हो जाएगी। दीज फ्रॉम द पैटर्न फर्स्ट ऑब्जर्व बाई, इसे सबसे पहले किसने देखा? जेट-सेव ने बोला, देखा, तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? जेट-सेव एल्कीन या सैट-जेफ एल्कीन। ठीक है ना भैया। द परफेक्ट प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन जहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप हो या फिर कह दो भैया ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो। वाह वाह वाह, ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो। ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा तो नॉर्मल सी बात है भैया, तुम किसके साथ भागोगे? जो स्टेबल है उस बंदे के साथ भागोगे या उस बंदे के साथ अटैच होना पसंद करोगे, या जो अनस्टेबल है जिसका कोई भरोसा ही नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है स्टेबल। तो वही काम तो एल्कीन फॉलो कर रही है ना भाई। तो अब यार देखो ये तुम्हारा अल्फा हो गया, अब बीटा ये भी हो गया और बीटा ये भी हो गया। तो अब यार हम दोनों जगह से अपन लोग निकाल देते हैं। तो इधर से निकाला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, यहाँ से निकाला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया। अब यार यहाँ पे देखो इसके पास यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, अपन को मिल गए कितने? 5 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे मिल गए कितने? 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो नॉर्मल सी बात है यार, ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। या फिर जो ऊपर लिखा था कि जिसके पास ज़्यादा एल्केन सब्स्टिट्यूट हो, जिसके पास ज़्यादा एल्किल ग्रुप हो वो ज़्यादा बनेगा। तो नॉर्मल सी बात है भैया कि ये वाला ज़्यादा बन जाएगा। और सेम यही वाली रिएक्शन JEE 2020 में आई है और नीट के 1993 में स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आया है। तो इस चीज़ के लिए अपन को रेडी रहना है। आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। यहाँ पे क्या लिखा है यार भैया? यहाँ पे लिखा है इलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। तो इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में अंतर क्या है अपन लोग यहाँ पे फिलहाल ये देखेंगे। अ केमिकल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन। अब यार देखो, जब भी तुम किसी के साथ जाते हो तो उसके साथ जाने में और तुम्हें ही जाओगे या उसके साथ तो बहुत सारा कंपटीशन होता है कि तुम जाओगे या कोई और जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है भैया, लिखा है इट इज अ रेस दैट इज वोन बाय द फास्टेस्ट रनर। भैया ये जिंदगी पूरी की पूरी एक रेस है, वही जीतेगा जो सबसे तेज भागेगा और जो रुक जाएगा वो तो
तुम्हें पता है, पूरा बोलने की जरूरत भी नहीं है। अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेंड टू डू बाय अ लार्ज व्हाट इज द जीस्ट ऑफ देम। मतलब सिमिलर सी बात है, सिंपल सी बात है कि जो वाली रिएक्शन होना ज़्यादा फेवरेबल रहेगी उसी का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो लिखा है an alkyl halide with beta hydrogen atom when reached with a base और न्यूक्लियोफाइल। जब ये बेस या न्यूक्लियोफाइल के साथ जाता है तो यहाँ पे दो कंपटीशन वाला रिसोर्स हो सकता है। पहला सब्स्टिट्यूशन के केस में SN1 और SN2 मतलब, और दूसरा एलिमिनेशन। तो अब यार भैया न्यूक्लियोफाइल आया है तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। जब न्यूक्लियोफाइल आया है तो अब तुम्हारा आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और दूसरा एलिमिनेशन भी हो सकता है। अब सब्स्टिट्यूशन में भी दो चीज़ हो सकता है, एक SN1 हो सकता है और एक SN2 भी हो सकता है। ठीक है, AR SN वगैरह सब बात नहीं हो रही है, जितनी NCERT में लिखा है अपन को उतना पढ़ना, उतना एग्जाम में आना है। Which route will be taken up depends on the nature of alkyl halide। अब यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा भैया कि जब भी किसी के पास बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल आता है, इसके पास दो मोड होंगे, दो कंपटीशन होंगे कि पहला सब्स्टिट्यूशन हो जाए या फिर एलिमिनेशन हो जाए। इसे स्टेटमेंट भी बना सकता है और असर्शन भी बना सकता है। अब रीजन क्या होगा भैया, कौन सा मोड लिया जाएगा ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। दूसरा स्ट्रेंथ और साइज ऑफ बेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो कि आया है। और तीसरा रिएक्शन कंडीशन। अब यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकता है, एक तो AR बन सकता है, एक स्टेटमेंट बन सकता है, या एक ऑल ऑफ द एबव नॉन ऑफ द एबव वाला बन जाएगा। पहला ऑप्शन दे देगा भैया एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है, दूसरा बेस की साइज पे डिपेंड करता है, बेस या न्यूक्लियोफाइल की साइज पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, तीसरा रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड करता है, चौथा तुम्हें दे देगा ऑल ऑफ द अबव। तो NCERT से ऐसे सवाल बनेंगे भैया, ऐसे सवाल बनेंगे। अगला 10 अ बल्कियर न्यूक्लियोफाइल विल प्रेफर एज बेस and abstract a proton rather than approach a tetravalent carbon atom या due to मतलब स्टेरिक रीजन। तो यहाँ से भी असर्शन रीजन बन जाएगा, अब देखो यार अपन लोग कहाँ से असर्शन रीजन ढूंढ के निकाल रहे हैं, कहाँ से असर्शन रीजन। तो यार अगर पेपर कठिन बनता है तो ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे, और क्या ब्रह्मांड से क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। ओके भैया, एंड वाइस वर्सा इसका उल्टा हो जाएगा। अब प्राइमरी एल्किल हैलाइड विल प्रेफर SN2, नॉर्मल सी बात है भैया, जबकि सेकेंडरी एल्किल हैलाइड SN2 एलिमिनेशन डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मतलब न्यूक्लियोफाइल, एंड टर्सरी वाला हमेशा SN1 में जाएगा डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब यार यहाँ से असर्शन रीजन स्टेटमेंट भर के बन जाएगा। तो ये वाला आप टेबल याद रखना, और नॉर्मली जहां तक मुझे लगता है पहले तुमसे पढ़ते भी नहीं थे। ओके। अब जो अपन का तीसरा वाला रिएक्शन किससे होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। किससे होगा भैया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। तो आओ पढ़ना शुरू करते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड जैसे कि ब्रोमाइड, आयोडाइड, मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है ना। ओके, रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल्स, ये कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं और कार्बन मेटल का बॉन्ड बनाते हैं, जिसे कहते हैं अपन लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, भैया इसकी डिस्कवरी की थी विक्टर ग्रिग्नार्ड चाचा ने डिस्कवरी की थी। इसीलिए अपन लोग बोलते हैं कि RMGX जो है, RMGX को कहते हैं अपन लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट। डिस्कवरी किसने की, ग्रिग्नार्ड चाचा ने। अब यार ग्रिग्नार्ड चाचा की बात इतनी है ना, ग्रिग्नार्ड चाचा जहाँ भी प्रोटॉन देखे, जहाँ भी पानी देखे, जहाँ भी हाइड्रोजन देखे, इन्हें कूद के एल्केन बना देना है। इसीलिए हम रिएक्शन करते वक्त अपन लोग ड्राई ईथर लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे देखो ड्राई ईथर लिखा है। रिजेंट आर ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। अब भैया एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन आपने Mg से कराया तो आपका CH3CH2 MgBr बन जाएगा, जो तो आपका मतलब इधर रीजेंट रहेगा उससे बन जाएगा। तो नीट 1993 में यहाँ से क्वेश्चन आया था भैया। अब ग्रिग्नार्ड चाचा के बारे में अपन लोग को कुछ नहीं पढ़ना है, नीट में तो आएगा नहीं। आगे क्या कह रहे हैं ग्रिग्नार्ड चाचा, क्या कह रहे हैं, इन ग्रिग्नार्ड रीजेंट द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट। भैया याद रखना, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो है
कोवेलेंट है बट हाईली पोलर है। ठीक है ना भैया, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे आगे आगे। ओके, विथ कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम, जो कार्बन है मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है भैया। ओके ओके ओके, और इधर हाइड्रोजन वाला बॉन्ड जो है ये पार्शियल आयनिक हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जो कार्बन और Mg वाला बॉन्ड है ये आयनिक मतलब ये क्या कोवेलेंट है, और जो इधर वाला है ये आयनिक हो जाएगा। तो याद रख लो, C से कार्बन वाला बॉन्ड C से कोवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उल्टा वाला उल्टा हो जाएगा। आगे आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। द ग्रिग्नार्ड रिजेंट आर हाईली रिएक्टिव एंड मतलब सॉरी हाईली रिएक्टिव ऑन रिएक्ट विथ सोर्स ऑफ प्रोटॉन। जो सबसे पहले देखा कि जैसे ग्रिग्नार्ड चाचा को प्रोटॉन दिखा, चाचा दुनियादारी छोड़ के सीधा बनाएंगे हाइड्रोकार्बन, सीधा बनाएंगे हाइड्रोकार्बन। अब प्रोटॉन कहाँ कहाँ से मिलेगा भैया? प्रोटॉन मिलेगा पानी से, प्रोटॉन मिलेगा दारू से, एल्कोहल से, प्रोटॉन मिलेगा एमाइन से। अब यार ये इससे भी रिएक्शन करके तुम्हारा एल्केन बना देता है। जेई 2019 का क्वेश्चन है, और आराम से यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकता है। पहला स्टेटमेंट वो वाला दे देगा बॉन्ड वाला, दूसरा ये वाला दे देगा। तो अब देखो भैया, RMgX वाटर से रिएक्शन किया और प्रोटॉन मिल गया, इन्होंने हाइड्रोकार्बन बना दिया, याद रखो इससे मेथेन भी बना सकते हैं अपन लोग। It is therefore necessary to about trace amount of moisture from ग्रिग्नार्ड रीजन। तो भैया ग्रिग्नार्ड चचा से पानी को बचा के रखो थोड़ा भी, इसीलिए अपन लोग ड्राई ईथर का यूज करते हैं, जिससे कुछ भी पानी आए तो ड्राई ईथर पानी सोख ले भैया। आगे आगे आगे, दैट इज वाई रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ड्राई ईथर, जो मैंने बोला वही। ऑन द अदर हैंड दिस कुड बी कंसिडर एज मेथड ऑफ कन्वर्टिंग मतलब हाईलाइट, अब हो गया हाईलाइट से हाइड्रोकार्बन बन ही जाएगा। तो एक स्टेटमेंट यहाँ से बन जाएगा, एसर्शन रीजन में बन जाएगा कि ये जो ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन है अपन लोग इसे हमेशा ड्राई ईथर में ही क्यों कराते हैं। तो अब एक रिएक्शन आ गई, रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन, जो कि यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे RX से Na की प्रेजेंस में अपन लोग क्या बना देते हैं, अपन लोग एल्केन वगैरह बना देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में ये वाली रिएक्शन और अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब भैया रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन, हमने हैलो एल्केन की जो देख लिया, हैलो एल्केन की अपन ने 3 रिएक्शन देखी थी भैया। कौन कौन सी 3 रिएक्शन देखी थी, चलो छोड़ो, अभी देखी थी शुरू में। आगे आ जाते हैं अपना फिलहाल जहाँ पे हैं। अरे यार भाग क्यों रहे हो चाचा, टाइम थोड़ा है। तो पहला हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या है भैया, इसे बोलेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओहो, जो एराइल हैलाइड है, एसर्शन बन गया भैया, कि जो एराइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है सबसे कम देता है, एसर्शन बन गया। अब रीजन देखो क्या है, रीजन है पहला रेजोनेंस इफेक्ट रीजन हो गया, दूसरा डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बॉन्ड, दूसरा रीजन हो गया, तीसरा भैया इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, चौथा तो अभी फिर से पढ़ेंगे। अब यार ऐसे भी सवाल दे सकता है कि बताओ कि क्या नाम है, एरोमेटिक वाला रिएक्शन नहीं करता है, अच्छे से रिएक्शन नहीं करता है, बहुत ड्रास्टिक कंडीशन बनानी पड़ती है, इसका रीजन क्या है। तो 4 रीजन है। अब यहाँ पे सही गलत वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा, ट्रू फॉल्स वाला, और एसर्शन रीजन तो बन ही जाएगा, स्टेटमेंट तो चढ़ के आ जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, इसके लिए अपन को रेडी रहना है। और सारी की सारी सीरीज कर लोगे केमिस्ट्री की, जैसे ऑर्गेनिक खत्म होगा तो इनऑर्गेनिक लाएंगे, इनऑर्गेनिक खत्म होगा तो फिजिकल लाएंगे। तो जो तुम्हें मतलब डाउट रहता ना यार भैया थ्योरी, एक भी पैसे का डाउट नहीं रहेगा। और अपन लोग NCERT का ऐसा ऑपरेशन करेंगे ना यार, किसी भी टीचर ने ऐसा नहीं कराया होगा, ऐसा मुझे लगता है, पर्सनल मानना है। बाकी वो तो तुम कमेंट करके तुम ही बता पाओगे, क्योंकि तुमने लास्ट ईयर किसी न किसी से पढ़ा ही होगा। इन हैलो, ये जो एसर्शन रीजन वाला केस है, जिस हिसाब से मैं उठा रहा हूँ, ऐसा क्या किसी ने उठाया जिससे तुमने पढ़ा है। इन हैलोएरिन the electron pairs on halogen atom are in conjugation with pi electron of ring। अब भैया देखो, हैलोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अब ये चला जाएगा रिंग में, जैसे ही गया रिंग में यार यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो रेजोनेंस की जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड का भी ऑप्शन आ जाएगा।
तो CCl बॉन्ड एक्वायर्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। इसकी वजह से क्या हो गया भैया, इस बॉन्ड को तोड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो गया इसी देन हेलोएल्केन। तो हेलोएल्केन दे देता है, हेलोरिन नहीं देती है। असर्शन ये बनेगा तो रीजन ये बनेगा कि पार्शियल डबल बॉन्ड। ओके भैया, ओके भैया। दे आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा रीजन क्या होगा भैया, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो भैया आओ देखते हैं क्या रीजन है इसके पीछे। हेलोएल्केन का जब देखो तो कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन इज sp3। जब तुम्हारा हेलोजन वो कार्बन था sp3 था। ओके, वाई ये हेलोएल्केन की बात चल रही है, जबकि हेलोरिन्स में ये sp2 से अटैच है। तो sp2 वाला बॉन्ड तोड़ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू sp3। देख लो भैया, इसमें sp2 है, इसमें sp3 है। आगे देखो और क्या बात है, द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विथ ग्रेटर एस करेक्टर। अब ग्रेटर एस करेक्टर है तो भैया मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है मोर टाइटली होंगे एज कम्पेयर टू sp3 बॉन्ड। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन हेलोएल्केन विथ लेस एस करेक्टर। अब sp3 वाले भैया लेस एस करेक्टर होगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि देखो sp3 में यस करेक्टर 25% है, sp2 में भैया sp2 में 33% है। अब 33.33 मत कह देना, नॉर्मल सी बात है, अपन लोग परसेंट थोड़ी ना खेलने आए हैं। ओके, आगे क्या लिखा है, 10 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन हेलोएल्केन, इसकी लेंथ इतनी है और हेलोरिन में लेंथ इतनी है। तो मतलब हेलोएल्केन में लेंथ ज़्यादा होगी, हेलोरिन में कम होगी। ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड वाले से भी एक्सप्लेन हो जाएगा भैया। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक शॉर्टर बॉन्ड, शॉर्ट बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा कठिन होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग बॉन्ड। पता है भैया, जिसका रिलेशन साथ में रहते हैं उनको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस वाला प्रोग्राम, मतलब डिस्टेंस लर्निंग वाला। ठीक है, ओके ओके ओके, आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। तो हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नॉर्मल सी बात है, पता चल गया भैया। आ जाओ तीसरा रीजन क्या भैया, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन की इनस्टेबिलिटी। ओके, इन केस ऑफ हेलोरिन द फिनाइल कैटायन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन विल नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, देयरफॉर SN1 मैकेनिज्म रूल्ड आउट हो जाएगा। SN1 तो यहाँ पे काम ही नहीं करेगा। ओके ओके ओके, अब यार यहाँ पे आ जाएगा, जब ये बोल दे, अगर असर्शन ये बनता है कि जो SN1 रिएक्शन है वो तो यहाँ पे मतलब हेलोरिन में होगा ही नहीं, तो फिर तुम यहाँ पे रीजन बताओगे कि इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, इसमें SN1 मैकेनिज्म क्या हो जाता है, रूल्ड आउट हो जाता है। ओके, आई बात समझ भैया, आ गई बात समझ में। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्सन इट इज लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरिन। तो यार यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, फलान धमकान करके स्टेरिक हिंड्रेंस भी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब यार चलो, होता ना कि मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूँगा, चाहे धरती आ जाए चाहे आसमान टूट जाए। अब यार तो 19 उड़ीसा नीट का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन है, इसे फिनॉल बना देते हैं, इसे अपन लोग फिनॉल बना देते हैं। कंडीशन क्या होगी, इस रिएक्शन का नाम क्या है, तुम कमेंट करके बता दो इस रिएक्शन का नाम क्या है। ये एक नेम रिएक्शन है, इस नेम रिएक्शन का नाम क्या है। ठीक है भैया, ये तो आया था उड़ीसा नीट 2019 में। अब यार JEE 2021 में ये कंडीशन ही पूछ ली थी कि क्या क्या कंडीशन होगी, तो इसकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंडीशन याद रखना कि कंडीशन क्या है। कंडीशन है भैया, NaOH तो रहेगा, नॉर्मल सी बात है। जब बिना किसी NO2 के जुड़े रहेगा तो 623 केल्विन का टेम्परेचर, 300 ATM का प्रेशर, 623 केल्विन का टेम्परेचर, 300 ATM का मतलब प्रेशर, ये डाउच प्रोसेस है। डाउच प्रोसेस में ये कंडीशन रहेगी, इसका नाम हो जाएगा डाउच रिएक्शन। ओके, क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल बाय हीटिंग इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट टेम्परेचर और प्रेशर इतना, इसे याद करना पड़ेगा। अब यार निटवा में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आया है, क्या 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 क्या, देखो लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, अब NO2 लगा दो, कुछ भी लगा दो, सब अलग बात है। ओके,
एट आर्थो और पैरा पोजीशन, यहाँ पे हेलोएरिन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। हेलोएरिन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है तो जो क्या होगा, अरे भैया बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अब यार टेम्परेचर और प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। अच्छा हाँ भैया आप समझ आया, ठीक है। तो जब अपन ने एक NO2 लगाया तो टेम्परेचर हो गया 443 और प्रेशर तो लगाना ही नहीं पड़ रहा है, पहले तो अपन को कितना लगाना पड़ता था 623। जब अपन ने दो NO2 लगाया तो टेम्परेचर और घट गया 368 आ गया। जब नीट 1989 का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, जब अपन ने 3 NO2 लगा दिया, तो सीधा गर्म कर दो और गर्म करने से ही क्लोरीन भाग जाएगा और फिनाइल मतलब कि क्या नाम है तुम्हारा OH जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ओके 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 ओके। अब रीजन क्या है भैया, रीजन आप पढ़ लो। द इफेक्ट ऑफ प्रोनाउंस्ड व्हेन NO2 ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट आर्थो और पैरा पोजीशन पे, जब NO2 ग्रुप ले आते हैं, ओके, NO2 को आर्थो और पैरा पे लगाएंगे तो असर पड़ेगा, लेकिन नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन इज ऑब्जर्व्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन पे लगाने पे कोई भी फायदा, कोई भी असर नहीं पड़ता है, कोई भी फायदा, कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना, मैकेनिज्म बहुत बड़ी है, किसी भी काम की नहीं है तुम्हारे, किसी भी काम के तुम्हारे नहीं है। ओके, अब कहोगे भैया क्यों नहीं पड़ी है मैकेनिज्म हमारे काम की, वो NCERT में तो दी है भैया। तो NCERT से सवाल जेई में भी तो आता है, जेई एडवांस में भी तो आता है, ठीक है ना। ओके, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एम्स का AR है, आगे देख लो AR क्या है। Why does NO2 ग्रुप शो इट्स इफेक्ट ओनली एट आर्थो और पैरा पोजीशन पे, ना कि मेटा पोजीशन पे। तो अब हम ये पढ़ लेंगे तो एसरसेंजन भी हमारा कवर हो जाएगा। तो आ जाओ क्या कह रहा है भैया, एज सोन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट आर्थो और पैरा पोजीशन विड्रा द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग। अब भैया क्या हो रहा है, अगर आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, लाइक NO2 लगा दिया या कोई और भी लगा दिया, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे हो क्या गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की घट गई, दस फैसिलिटेट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तुमने एक यहाँ पे पढ़ा था, एक ये वाला रीजन पढ़ा था ना, ये वाला रीजन था, ये चौथा वाला कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला। तो जब अपन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो अब आप क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी आसानी हो गई अटैक करने पे। द कार्ब एनायन thus formed it stabilized through resonance। अब जो कार्ब एनायन बन रहा है वो मतलब स्टेबल हो जा रहा है। द निगेटिव चार्ज appeared at आर्थो एंड पैरा पोजीशन with respect to halogen substituent is stabilized by NO2। NO2 भैया स्टेबलाइज हो रहा है। while in case of मेटा नाइट्रोबेंजीन, अब मेटा में क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, आ जाओ देख लो, यहाँ से असर बन सकता है फिर से दूसरा। None of the resonating structure bears the negative charge of the NO2 ग्रुप। जैसे कि आर्थो पैरा में जो क्या नाम है अपन का निगेटिव चार्ज को बियर कर ले रहे थे, मेटा वाले में बियर नहीं कर रहे हैं। देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट मोटा पोजीशन डज नॉट स्टेबलाइज द निगेटिव चार्ज एंड नो इफेक्ट ऑन द रिएक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड बाय NO2 एट मेटा पोजीशन। तो एक असर्शन रीजन तो जेई में आ चुका है, दूसरा मेटा वाला भी नीट में आ सकता है, या हो सकता है आर्थो पैरा वाला ही आ जाए। तो दो असर्शन रीजन अपन को यहाँ से देखने को मिल गए। आगे भैया, पहले रिएक्शन तो हो गए भैया, अब दूसरी आ गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या लिखा भैया, आ जाओ देखो। हेलोएरिन्स अंडरगो द यूजुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन। क्यों भैया, क्यों सच एज, अब रिएक्शन कौन कौन हो सकती है भैया, हेलोजिनेशन हो जाए, नाइट्रेशन हो जाए, सल्फोनेशन हो जाए, फेडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाए। जैसे तुमसे पूछता है कि बताओ ये रिएक्शन इसका नाम क्या है, तो तुम जो यहाँ पे जाके परेशान हो जाते हो, तो तुम नॉर्मली से देख लो, यही क्वेश्चन आएंगे कि नाइट्रेशन हो रहा है, सल्फोनेशन हो रहा है, फेडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रहा है, तो सारा का सारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके भैया, ओके। क्या लिखा भैया, फर्दर सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्थो एंड पैरा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द, ये वो फलान धमकान कुछ भी नहीं है आगे, ठीक है। अब सीधा आ जाते हैं, ओके, लिखा है ड्यू टू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज मोर एट आर्थो और पैरा पोजीशन।
आर्थो और पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये जो ग्रुप आते हैं ये आर्थो और पैरा पे जुड़ते हैं, आर्थो और पैरा पे जुड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भैया, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या नाम है, आर्थो और पैरा वाले मेजर हो जाते हैं और मेटा वाला तो बहुत कम बनता है। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक में सिर्फ एक पोजीशन आएगी, एक जगह आएगी जहाँ पे मेटा वाला प्रोडक्ट जो होता है वो भी बनता है, वो भी बनता है। अगर तुम्हें अभी याद है तो तुम कमेंट करके बताओ, तब समझ जाऊंगा मैं कि तुम नीट के बहुत भयानक लेवल के एस्पायरेंट हो। ठीक है, एमीन वाले चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा टेंडेंसी टू विड्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग। अब भैया अब यहाँ पे हैलोजिनेशन रिएक्शन आ जाएगा। अपन ने एनहाइड्राइड FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करी, या जेई 2018 क्वेश्चन है, याद करो मैंने बोला था जब Cl2H होगा तुम रिंग के बाहर CH2 जोड़ना, लेकिन जब FeCl3 या Fe दिखेगा तो तुम रिंग वाला हाइड्रोजन हटाना, रिंग वाला हाइड्रोजन हटाना। तो यहाँ पर रिंग वाला हाइड्रोजन हटा और क्लोरीन जुड़ गया तो पैरा पे सिमेट्री भी दिख रही है भैया, तो मेजर हो जाएगा, आर्थो वाला माइनर हो जाएगा। ऐसे ही भैया आ जाओ, नाइट्रेशन की बात चल रही है, नाइट्रेशन की बात चल रही है, तुम्हारा रीजेंट ये रहेगा, ये पैरा वाला मेजर हो जाएगा। सल्फोनेशन की बात चल रही है भैया, कंसंट्रेट H2SO4 हमारा रीजेंट रहेगा, पैरा वाला सिमेट्री की वजह से मेजर हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेन रिएक्शन, जरूरी रिएक्शन, नेम रिएक्शन, मेन रिएक्शन, नेम रिएक्शन। फ्रीडेलक्राफ्ट, फ्रीडेलक्राफ्ट में हमारा रीजेंट रहेगा एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 फ्रीडेलक्राफ्ट में हमारा रिएक्शन रहेगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब यार यहाँ भी कुछ नहीं होगा, क्लोरीन को इसके हाइड्रोजन साथ घटा उड़ा दो और HCl बना दो, और क्या बना दो, यहाँ पे HCl बना दो, HCl बना दो, HCl की बात करेंगे नहीं, और जो भी बचा यहाँ पे आर्थो और पैरा पे जोड़ दो, तो यहाँ पे भैया मेजर बन रहा है, कौन बन रहा है, मेजर बन रहा है। तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। हो सकता है कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह क्वेश्चन मतलब कंडीशन बनेगी तो आर्थो वाला मेजर हो जाएगा, तो वो जब जहाँ पे आएगा अपन लोग देख लेंगे। अब देखो भैया एनहाइड्रस AlCl3 है, यहाँ पे CH3COL से अपन लोग रिएक्शन कर रहे हैं, मिथाइल, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, इससे रिएक्शन कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि ये जो Cl है यहाँ से हाइड्रोजन लेके उड़ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेके उड़ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें बन जाएगी। तो ये बन गया मेजर बन गया, क्लोरोस्टोफिनॉन बन गया मेजर, और मतलब पैरा वाला वो वाला हो जाएगा माइनर माइनर माइनर। ओके 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 ओके। अगला एग्जाम्पल 6.9 क्या है, एग्जाम्पल 6.9 क्या है, कह रहा है although chlorine is an electron withdrawing group yet it artho para directing group, okay, in electrophilic aromatic substitution reaction, why। अब ये बनेगा तुम्हारा एसर्शन और ये बन जाएगा रीजन। एसर्शन कह रहा है भैया कि जो तुम्हारा क्लोरीन है ये तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, लेकिन फिर भी ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो ये एसर्शन है, और जो अब पढ़ेंगे वो बनेगा रीजन। रीजन क्या बनेगा भैया, क्लोरीन विड्राइंग इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रा करता है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट से, और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है थ्रू रेजोनेंस, रेजोनेंस से रिलीज करता है और इंडक्टिव से घटाता है। तुम्हें पता है ना कि इंडक्टिव तो कमजोर होता है, रेजोनेंस तो बहुत बड़ा होता है, रेजोनेंस बाप होता है, रेजोनेंस बाप होता है, ठीक है, और हाइपर कंजुगेशन चाचा होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोगों ने 1.5 घंटे में अपना GOC पढ़ा है, वो जाके पढ़ लेना। थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन डीस्टेबलाइज इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन, ओके, बाया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके ओके ओके। थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है, थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है, इंडक्टिव से इनस्टेबल बनाता है, रेजोनेंस से स्टेबल बनाता है, जबकि रेजोनेंस वाला तो मोर बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। इसी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग, ये क्या लिखा है, स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस एंड काज नेट विड्रॉ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की बात चल रही है फिलहाल, एंड दस काज नेट डीएक्टिवेशन। द रेजोनेंस इफेक्ट टेंड्स टू अपोज द इंडक्टिव इफेक्ट, अटैक एट आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करना, मतलब कि वो करने का कोशिश करता है। हेंस मेक डीएक्टिवेशन ऑफ आर्थो और पैरा अटैक को डीएक्टिवेट कर देता है। रिएक्टिविटी दस कंट्रोल्ड बाई स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट एंड ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाई रेजोनेंस इफेक्ट। तो याद रख लो भैया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी लाइन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगा। डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा कि जो रिएक्टिविटी है ये तो कंट्रोल की जाती है इंडक्टिव से, RI रिएक्टिविटी इंडक्टिव इफेक्ट, ओके ओके ओके,
ओरिएंटेशन कंट्रोल किया जाता है रेजोनेंस से, ओरिएंटेशन कंट्रोल किया जाता है रेजोनेंस से। इस चीज को ध्यान रखना और 2-3 बार पढ़ के याद रखना। ओके, वुड्स रिएक्शन तुमने पढ़ लिया है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन कुछ नहीं भैया, रिजेंट सब वही रहेगा, रिजेंट सब वही रहेगा। अगर 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 एक आर जुड़ रहा है और दूसरा बेंजीन वाला ग्रुप जुड़ रहा है तो इसे बोल देंगे फिट हो जा रहा है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। जितनी बेंजीन आएगी उतनी बार फिट करना पड़ेगा, उतनी बार फिट करना पड़ेगा। मतलब भैया सिर्फ एल्केन एल्केन वाला बन रहा है तो सीधा वुड्स रिएक्शन, एल्केन और बेंजीन बन रहा है तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन, सिर्फ बेंजीन बेंजीन बन रहा है तो फिटिंग रिएक्शन। तो बेंजीन बेंजीन बन रहा है, फिट हो रहा है, फिटिंग रिएक्शन। बाकी सारी कंडीशन सब कुछ वही है, बस अपन का यहाँ पे थोड़ा सा रिजेंट और प्रोडक्ट में अंतर हो गया। तो ठीक है भाई, तुम इंटेक्स्ट क्वेश्चन करना और साथ में जब अपन लोग आखिरी में सबसे क्या नाम है पूरा एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज करेंगे तब सब कुछ हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है भैया, ठीक 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 ठीक। अब आ जाते हैं अपन लोग आ जाते हैं जो तुम हमेशा छोड़ देते हो इस यहाँ पे यूजेज पे, पॉलीहेलोजिनेशन कंपाउंड, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। तो सबसे पहले यार यहाँ पे सबसे मेन चीज देखो क्या है। पहला मिथाइलिन क्लोराइड क्या है, मिथिलीन क्लोराइड क्या है। और ओके, तो मिथिलीन क्लोराइड का फार्मूला अगर तुमसे मैं नॉर्मली पूछता तो नो डाउट तुम बहुत मुश्किल से बता पाते। 100 में से 30 बच्चा या 20 बच्चा ही होगा जो मिथिलीन क्लोराइड का फार्मूला बता देगा। तो मिथिलीन क्लोराइड का फार्मूला है, या मिथिलीन क्लोराइड को कहते हैं डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। दूसरा है भैया क्लोरोफॉर्म, ये तो सबको पता है ट्राइक्लोरोमेथेन, और ट्राई आइडोमेथेन को बोलेंगे आइडोफॉर्म। और चौथा टेट्राक्लोरोमेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नॉर्मल सी बात है। अब इसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी बन जाता है फ्रियोन, और साथ में बन जाता है इसके बाद जरूरी डाइक्लोरो डाइफेनाइल एथेन, मतलब DDT। ओके 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 ओके। तो ठीक है, आज आप पढ़ लेते हैं। नॉर्मल सी बात है यार, पता चल रहा है, नॉर्मल सी बात है, पता चल रहा है कि भैया कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन हाइड्रोजन एटम इज यूजुअली रिफर्ड एज पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड। नाम से पता चल रहा है भैया। मेनी ऑफ दीज कंपाउंड आर यूजफुल इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में DDT यूज हो जा रहा है। तो आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके ओके ओके। यार तुम लोग तारीफ नहीं करते यार, पिछले लेक्चर मैंने इतना अच्छा पढ़ाया, तुम में से किसी ने भी नहीं बोला भैया कि बहुत अच्छा पढ़ा है यार, बहुत अच्छा, इतना क्लियर एनसीईआरटी नहीं हुई थी। थोड़ा तो यार, थोड़ा तो आउटपुट दो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे लगे हाँ यार सही पढ़ा रहा हूँ। अपने थोड़े से दोस्तों वगैरह को भी शेयर करो तो मतलब और अच्छा लगेगा, और बेटर हो पाएगा, और बेटर इनपुट दे पाएंगे आगे। तो डाइक्लोरोमेथेन या मिथिलीन क्लोराइड, कोई तुम्हारा अच्छा दोस्त होगा जो पढ़ने में अच्छा होगा, उससे ये क्वेश्चन पूछना और देखना बता पाता या नहीं बता पाता। और डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डाइक्लोरोमेथेन इज वाइडली यूज्ड एज सॉल्वेंट एंड पेंट रिमूवर। यहाँ से मैचिंग मैच के फॉर्म में क्वेश्चन देगा, पेंट रिमूवर की तरह यूज कौन हो रहा है, मिथिलीन क्लोराइड या डाइक्लोरोमेथेन। एज प्रोपेलेंट इन एरोसॉल्स, एरोसॉल्स में प्रोपेलेंट की तरह यूज हो रहा है। ए प्रोसेस ऑफ सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स में बनाने में भी यूज हो जा रहा है भैया। ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड एज मेटल क्लीनिंग और फिनिशिंग सॉल्वेंट। ओके। मिथिलीन क्लोराइड हार्म्स द ह्यूमन सीएनएस, ह्यूमन के सीएनएस को ये असर कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। इसे देखो, ये तुम्हें अभी लग रहा है यार क्या पढ़ रहा हूँ, यहाँ से तो आज तक क्वेश्चन नहीं आया। हो सकता है इससे इस बार क्वेश्चन आए, यूजेज पे इस बार क्वेश्चन पूछ ले। तो अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना तो अल्टीमेट दिक्कत तो हो जाएगी ना। वो तो तब पता चलता है, कोचिंग वगैरह में तो तब आना शुरू होता है जब नीट में क्वेश्चन आ जाता है। तो यार ऐसा करो ना कि तुम पहले पढ़ लो, कोचिंग वगैरह में बाद में आए। ओके। एक्सपोजर टू लोअर लेवल ऑफ मिथिलीन क्लोराइड इन एयर लीड्स टू स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग, हियरिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, विजन में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक भैया। ओके। टिंगलिंग हो जाती है, नंबलेस हो जाती है फिंगर में, साथ में इंटेंस बर्निंग काज कर देता है मिथिलीन क्लोराइड। ओके। और माइल्ड रेडनेस ला देता है स्किन में। ओके। डायरेक्ट कांटेक्ट होने से कार्निया जो होती है, कार्निया में दिक्कत हो सकती है, कार्निया में जलन हो सकती है। ओके। ट्राइक्लोरोमेथेन में सबसे जरूरी यही पढ़ना है। तो ट्राइक्लोरोमेथेन है, इसके बारे में क्या लिखा भैया, केमिकली क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज सॉल्वेंट ऑफ फैट, फैट के, एल्केलॉइड के, आयोडीन के और सब्सटेंस के ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है। आगे,
द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का जो मेजर यूज था, तुमने देखा होगा कि यार मूवी वगैरह में हीरोइन आती थी, हीरोइन को जब विलेन अगवा करता था या किडनैप करता था तो क्या नाम है, क्या ले आता था, क्लोरोफॉर्म थोड़ा सा लाता था, रुमाल में लगा के सुखा देता था और हीरोइन को लेके भाग जाता था। ओके, तुम मत ट्राई कर लेना नहीं तो पिट जाओगे। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ फ्रियान रिफ्रिजरेंट, जो भैया कि आज के टाइम में जो क्लोरोफॉर्म का मेन यूज हो रहा है वो रिफ्रिजरेंट में हो रहा है और नाम दे रहे हैं अपन लोग R22। इट वॉज वंस यूज एज जर्नल एनेस्थेटिक इन सर्जरी, सर्जरी वगैरह में भी यूज हो रहा था, बट एज रिप्लेस्ड बाई टॉक्सिक सेफर एनेस्थेटिक, आज के टाइम में ईथर वगैरह से इसको अपन लोगों ने रिप्लेस कर दिया है। तो क्लोरोफॉर्म को किसने रिप्लेस कर दिया है, ईथर ने रिप्लेस कर दिया भैया, ईथर ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, इससे क्या हो जा रहा है भैया, इससे डिजीनेस हो जा रही है, लिवर वगैरह में दिक्कत हो रही है, हेडेक हो रहा है, फटीग हो रही है। ठीक है, साथ में क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड, जरूरी लाइन, क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में ये पॉइजनस गैस बन जाती है और पॉइजनस गैस का नाम है फॉस्जीन। नीट 1993 और 1988 दोनों का क्वेश्चन है भैया, दोनों का क्वेश्चन है। कार्बोनिल क्लोराइड क्या है भैया, कार्बोनिल क्लोराइड आल्सो नोन एज फॉस्जीन, जिसे क्या बोलते भैया, ये कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जीन में जाके बदल जाती है। इसी वजह से अपन लोग इसको मतलब कि स्टोर करते हैं क्लोज डार्क कलर के बॉटल में, और साथ में इसे क्या नाम है, कम्प्लीटली फिल्ड करते हैं, थोड़ा भी जगह नहीं छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन आके इसे ऑक्सीडाइज ना कर दे। तो यहाँ से आपका एसर्शन रीजन आराम से बन सकता है। ठीक है, और नीट में पहले भी आ सकता है, तो एसर्शन रीजन बनने के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। क्लोरोफॉर्म ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की कार्बोनिल क्लोराइड बना दिया, कार्बोनिल क्लोराइड बना दिया, उसी को फॉस्जीन भी बोलते हैं। अब जो अपने दोस्तों से पूछना कि क्या तुम्हें कार्बोनिल क्लोराइड कौन सी गैस है, इसका नाम पता है क्या। ठीक है, अब ट्राईआयोडोमेथेन है भैया, ट्राईआयोडोमेथेन एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो फिलहाल इसे छोड़ देते हैं। अब आ जाओ टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन में भी कुछ भी ज़्यादा जरूरी नहीं है, कुछ भी ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब सबसे ज़रूरी अपन का है फ्रियान, फ्रियान। तो यार फ्रियान होता क्या है, सबसे पहला सवाल ये बनेगा कि फ्रियान को बनाते कैसे हैं। तो फ्रियान जो फ्लोरो एल्केन होता है या एल्किल फ्लोराइड होता है, ये बनेगा स्वार्ट्ज रिएक्शन के, क्योंकि तुम्हें नॉर्मल सी बात पता है कि सारे के सारे एल्किल फ्लोराइड किससे बनते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन से। आ जाओ, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड एथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियॉन्स। तो भैया फ्रियॉन्स होता क्या है, यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियॉन्स बोलते हैं। किसको बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियॉन्स बोलते हैं। दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल भैया, बहुत स्टेबल होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन करेजिव होते हैं, इजीली लिक्विफिडेबल गैस होती है। अब देखो जो CF2 CCl2, इसमें ऑर्डर का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। CCl2 F2 को बोलते हैं अपन लोग फ्रियॉन, फ्रियॉन 1,2, फ्रियॉन 1,2। ये याद रखना, इसका नाम फिक्स है कि इसे फ्रियॉन 1,2 ही बोलेंगे, क्योंकि जो इसमें यहाँ पे 1 है, जो यहाँ पे 1 है ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, और जो यहाँ पे 2 है ये रिप्रेजेंट करता है फ्लोरीन को, ये रिप्रेजेंट करता है फ्लोरीन को। तो इस चीज़ को याद रखना, मतलब उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ्रियॉन 1,2 का मतलब Cl2 CF2 है, ये जरूर याद रखना। दीज आर यूजली प्रोड्यूस्ड बाई एरोसॉल प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेटर में आज होती बहुत ज़्यादा बनता है, तुम्हें पता है, इसीलिए कि क्या नाम है, फ्रियॉन गैस की वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये फिलहाल यहाँ से इतना पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, अब आ जाओ DDT। DDT बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जेईई 2012 में क्वेश्चन आया, 2004 में आया, 2009 में आया। तो सबसे पहले तो DDT का स्ट्रक्चर तुम्हें याद होना चाहिए। दूसरा, DDT जो है ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है भैया। DDT इज नॉट मेटाबोलाइज्ड वेरी रैपिडली बाय एनिमल, तुमने पढ़ा होगा, अब तो चैप्टर खत्म हो गया। बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन शो करता था DDT। तो ये चीज़ याद रखना कि आने वाले जनरेशन में DDT की कंसंट्रेशन जो थी बढ़ती 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 चली जा रही थी। खेत में इंसेक्टिसाइड की तरह यूज हुआ था बहुत ज़्यादा शुरुआत में, इससे एग वगैरह की जो सेल थे तो वो कम हो गए थे, इसी से बर्ड की पॉपुलेशन कम हो गई थी। तो ठीक है भैया, अब समरी वगैरह तुम अच्छे से पढ़ते रहना। अपन लोग ने 2 घंटे में क्वेश्चन कवर कर लिया है, साथ में ट्राई करना एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है।
ये 6.14 ये सारे बहुत सॉल्व करना। ये सारी चीज़ें 2 से 3 बार ये सारे के सारे कन्वर्जन सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम में आ जा रहे हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आ जा रहे हैं। तो जो तुम क्वेश्चन इधर उधर ढूंढ रहे हो, भटक रहे हो, सबसे पहले तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को 3 से 4 बार सॉल्व करो। और जिस लेवल पे मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई है ये बहुत ज़्यादा रेयर है, और इससे जो भी तुम्हारा क्वेश्चन बन रहा है, जो भी क्वेश्चन बन रहा है, जो भी स्टेटमेंट बन रहा है, सर्च इंजन बन रहा है, इन सबको तुम स्टोर कर लो। स्टोर करने के बाद चाहो तो अलग से कॉपी में लिख लो। ऐसे एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी जो अब का टाइम आने वाला है, इस साल का टाइम आने वाला है। ऐसे पढ़ लोगे ना, तुम्हें कभी थ्योरी को लेकर डर रहेगा, न असर्शन इंजन को लेकर डर रहेगा, न स्टेटमेंट को लेकर डर रहेगा। तो अपन लोग सारी की सारी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी खत्म करेंगे, फिर फिजिक्स की भी एनसीईआरटी खत्म करेंगे। लेकिन फिलहाल तुम्हें लगना होगा मेरे साथ, और एक भी बैकलॉग नहीं बनने देना यार। हर दिन 1 ही घंटे की क्लास चल रही है, 2 घंटे में अपन ने सारा का सारा चैप्टर कवर कर लिया। इसका असाइनमेंट तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर नए हो तो टेलीग्राम का नाम है आकाश सिंह MBBS 27। बाकी अच्छे से लगे रहो, पूरी मेहनत करते रहो यार। सिलेक्शन तुम्हारा ही होगा, उसका ही होगा जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा वाले का ही सिलेक्शन होगा। तो ठीक है यार, अच्छे से लगो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अपन का अगला चैप्टर होगा एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और लगे रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो।